हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट। बहुत आसान है, बहुत मजा भी आने वाला है, पर उससे पहले ये बताओ कि आपने कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज थी वो अच्छे से याद करी कि नहीं। देखो, अगर नहीं करी ना तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर अभी तक नहीं करी, पॉज करो इस वीडियो को और याद करो, और अगर कर ली तो फिर देर किस बात की, चलो स्टार्ट करें। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने पोस्चरल डिफॉर्मिटीज करी, जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज थी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। अब ये स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज क्या होती है, आपके स्पाइन से रिलेटेड, जो भी आपके बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, जो भी कर्वेचर में दिक्कत होगी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए भी आपको ये करना है कि आपको मैंने एक पूरी एक A4 शीट की तरह एक आपको बस इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है, इसे याद करना है, पर समझ कर याद करना है। तो मैं वही आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे राउंड शोल्डर्स। कोई भी डिफॉर्मिटी हो, अगर जब हमने कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी की थी तो आपको याद है कि हमने 2-3 चीजें बहुत कॉमन निकाली थी कि हर एक में यही था कि हैवी वेट नहीं कैरी करना है, और एक और क्या था कि बच्चों को जल्दी वॉक पे नहीं लेके जाना है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी डिफॉर्मिटी हो, अगर टीचर को इंप्रेस करना है ना, तो ये जरूर लिखना है कि इट इज अ स्पाइन कर्वेचर। कोई भी डिफॉर्मिटी आ जाए स्पाइनल कर्वेचर में, आपको ये जरूर लिखना है इट इज अ स्पाइन कर्वेचर, टीचर इंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो राउंड शोल्डर्स क्या है, राउंड शोल्डर्स है इफ ईयर्स एंड शोल्डर्स आर नॉट इन लाइन। जैसे ये मेरे ईयर्स है, ये शोल्डर्स है, ये तो चलो एक लाइन में, पर किसी के नहीं होते, किसी के ईयर्स बहुत पीछे, शोल्डर्स बहुत आगे, किसी के शोल्डर्स बहुत पीछे, ईयर्स बहुत आगे, तो ये चीज हो जाती है। शोल्डर्स लुक लाइक राउंड इन शेप, तो शोल्डर्स क्या होता है, राउंड इन शेप जैसे फील होते हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस इन चेस्ट मसल। तो चेस्ट मसल की वीकनेस के कारण ये हो जाता है। क्या क्या कॉजेज है इसके, पुअर पोस्चर इन वर्क। एक तो होता है आराम से बैठना, और पुअर पोस्चर हमने बताया था, आप पढ़ रहे हो तो ऐसे झुक के पढ़ रहे हो, कैसे झुक के पढ़ रहे हो, तो वो झुकना वाला जो चीज है, आप करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठे हो, ये एक कॉज है। दूसरा क्या है, सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर। एक फर्नीचर की साइड बहुत ऊंची है और एक फर्नीचर की साइड बहुत नीची है, तो इससे भी ये भी हो जाता है। टाइट क्लोथ, बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहन लिए कि यहां पर प्रेशर इतना पड़ रहा है शोल्डर्स के साइड में कि वो ग्रेजुअली बिल्कुल धीरे धीरे मोल्ड हो रहे हैं। और टाइट क्लोथ ऐसा कि एक दिन पहन लिया तो कुछ हो गया, मतलब रेगुलर अगर आपने ऐसा पहना है तो ऐसा हो सकता है। रॉन्ग हैबिट ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग, आपको मैंने बताया था बुक्स पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि ऐसे, बिल्कुल करेक्ट, पर कई लोग ऐसे पूरा नीचे झुक कर पढ़ते हैं, तो वो एक करेक्ट पोस्चर की निशानी नहीं है, उससे प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रिकॉशंस क्या है, क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं जिससे हम इस स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी को अवॉइड करें। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है, टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करो। यूज प्रॉपर फर्नीचर, जो लेवल का हो, बिल्कुल ना एक साइड से ऊंचा हो ना एक साइड से नीचा हो, बिल्कुल प्रॉपर लेवल का हो। नेवर सिट स्टैंड वॉक इन बेंट पोजीशन, तो ना बेंट पोजीशन के अंदर, मैं बताया झुकी हुई पोजीशन के अंदर ना ही पढ़ना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए, ना ही चलना चाहिए। तो आपकी उससे आदत नहीं होगी, करेक्ट पोस्चर की आदत रहेगी ना, तो ऐसी कर्वेचर डिफॉर्मिटीज नहीं हो पाएगी। अब आपको हो गई तो क्या क्या रेमेडीज है। फर्स्ट, चक्रासन। योगा एंड लाइफस्टाइल आपके जीवन से अभी भी नहीं निकला है तो याद करने हैं योगा के जितने भी पोस्टर्स हमने डिस्कस करें। कीप टिप्स ऑफ फिंगर्स ऑन शोल्डर्स एंड रोटेट एल्बो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी फिंगर टिप्स को क्या कर रखना है, यहां पर रखा, एल्बोज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये एक रेमेडी है। ले वेट ओवर एब्डोमेन, आपको अपने एब्डोमेन वाला जो रीजन है, जो पेट वाला रीजन होता है, उसके ऊपर वेट रखना है, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। होल्ड हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, हॉरिजॉन्टल बार है उसे पकड़ के रखना है, उससे क्या होगा, उससे भी आपका बैलेंस वापस से सही होने में मदद मिलेगी। सेकंड क्या है, लॉर्डोसिस। हमने पहले क्या किया है, राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर क्या था, इट इज अ स्पाइन कर्वेचर डिफॉर्मिटी, ये याद है ना, इट इज अ स्पाइन कर्वेचर। इसमें भी ये लिखना है कि इट इज अ स्पाइन कर्वेचर डिफॉर्मिटी। अब इस डिफॉर्मिटी में क्या होता है, इन दिस डिफॉर्मिटी स्पाइन बेंड्स फ्रॉम स्टमक एंड लीन्स फॉरवर्ड, यानी तोंद आ जाना, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी पीछे से आप ऐसे हो गए, आपके आगे से तोंद आ गई, तो उसको क्या हम बोलेंगे, स्पाइन कर्वेचर डिफॉर्मिटी, लॉर्डोसिस। अब इसके क्या क्या कॉजेज हैं, नॉट गेटिंग बैलेंस डाइट, आपने बैलेंस डाइट नहीं ली। मोटापे का और कारण क्या है, ज्यादा फूड खा रहे हो, जितना रिक्वायर्ड नहीं उससे ज्यादा खा रहे हो, ठीक है। वुमेन गिविंग बर्थ टू मेनी चिल्ड्रन,
मशीन बना रखी है और बस बच्चे ही बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, बच्चे ही बच्चे होंगे, पूरे घर में खेलेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हैबिट फॉर्मेशन, मतलब लॉकडाउन का गलत चलिए यार ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। हैबिट फॉर्मेशन ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, तो आपको ऐसी कोई भी ग्रोइंग पीरियड के टाइम पर, जब आप ग्रो हो रहे हो, आपके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, कोई भी ऐसी गंदी हैबिट्स नहीं पालनी है जिसमें आप गलत बैठ रहे हो, गलत उठ रहे हो, ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करनी है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो ताकि लॉर्डोसिस ना हो? बैलेंस डाइट, मेंटेन वेट, अवॉइड एक्स्ट्रा फूड, बॉडी शुड बी केप्ट स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट। तो अगर हम वेट कैरी भी कर रहे हैं ना, तो भी हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि मुड़ी हुई या फिर आगे झुकी हुई। अब आपको हो चुका है लॉर्डोसिस, क्या आप कर सकते हो, क्या रेमेडीज है? टो टचिंग एटलीस्ट 10 टाइम्स। हम करते हैं ना कि 10 टाइम्स क्या करते हैं कि हमने हाथ को बिल्कुल नीचे झुकाना है, ऐसे पूरा अपने पैरों के साइड लेकर जाना है। तो ये वाली एक्सरसाइज करनी है हमें 10 बार। सिटअप्स करने हैं रेगुलरली, पश्चिमोत्तान आसन करना है, लाई डाउन ऑन बैक, रेज हेड एंड लेग्स टुगेदर। तो आपको सीधा लेट जाना है ऐसे कर और फिर अपना हेड और अपने जो लेग्स हैं वो एक साथ ऊपर उठाने हैं। तो बेड पर लेटकर, बिल्कुल सीधा लेटकर, और आपको अपना हेड और अपने लेग्स ऊपर उठाने हैं। फिर आते हैं काइफोसिस पर। काइफोसिस भी क्या है? स्पाइन कर्वेचर डिफॉर्मिटी है। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस शोल्डर्स कम फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। तो शोल्डर्स क्या होते हैं? एक तो आगे आ जाते हैं और नीचे हो जाते हैं, तो बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है। और नेक भी है ना, वो भी फॉरवर्ड आ जाते हैं, तो नेक बेंड्स फॉरवर्ड। ये बैंड्स नहीं है, बेंड्स है, तो ये मैं करेक्ट कर दूंगा। नेक बेंड्स फॉरवर्ड, बॉडी वेट शिफ्टेड फॉरवर्ड, तो आपका पूरा जो बॉडी वेट है वो आगे आ जाता है। प्रॉब्लम्स ऑल्सो नोन एज हंचबैक। अब मेरी पिकासो जैसी ड्राइंग आप देखो कि ये बंदा बैठा है तो इसकी ऐसे है बॉडी, ये ऐसे बॉडी हो रखी है, तो ऐसी जो बॉडी बनती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? काइफोसिस बोलते हैं। कि आपका वेट भी सारा इधर आ गया, आपकी नेक भी आगे हो गई है, ठीक है, और आपके शोल्डर्स जो हैं वो नीचे हो गए हैं और फॉरवर्ड हो गए हैं। इसकी पिक्चर भी आपको यहां पर दिख रही होगी, वो मेरी पिकासो वाली ड्राइंग से तो काफी अच्छी होगी। फिर क्या है इसके कॉजेज? कॉजेज क्या है? रीडिंग एंड बेंडिंग पोजीशन इन डिम लाइट। एक तो पहले ही डिम लाइट है, डिम लाइट से क्या होगा? आप और ज्यादा घूर कर देखोगे, घूर कर देखने से क्या होगा? और नीचे झुकोगे। तो ये वाली चीजों के कारण क्या होता है? काइफोसिस हो सकती है। हैवी लोड ऑन शोल्डर्स, शोल्डर्स पे सब चीजों का भार आपने उठाया हुआ है, ठीक है ना, पढ़ाई का बोझ भी आप पर, और आपने आटे के चक्कियां सारा सामान उठाया हुआ है, तो वो भी आपको नहीं करना है। कोई एक्सरसाइज आप नहीं करते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, तो जब हम चल रहे होते हैं उस टाइम भी कई लोगों की मतलब बेंड होने की आदत होती है, तो उसे हमें अवॉइड करना है। रेमेडीज नहीं, प्रिकॉशंस क्या क्या है जिससे आपको काइफोसिस ना हो? देखो, अडॉप्ट करेक्ट पोस्चर, हमेशा करेक्ट पोस्चर, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में हमें करना चाहिए कोई भी काम। वियर लूज क्लोथ्स, यूज सूटेबल फर्नीचर, मैंने आपको बताया ना ऊपर ना नीचे, तो देखो सूटेबल फर्नीचर भी हर जगह आ ही जाता है। और डू नॉट बेंड बॉडी वाइल रीडिंग, तो ये भी हर जगह आ ही जाता है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब जैसे क्या है, यूज सूटेबल फर्नीचर और वियर लूज क्लोथ्स, तो आपको राउंड शोल्डर्स में भी मिल रहा था। तो आपने ये पढ़ के आपको स्टडी करना है यार, बहुत आसान है। मैं आप जानता हूं, ये देखकर आपको ऐसा लगता है यार इतना ज्यादा याद कैसे होगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपने एक बार मुझे समझ लिया ना, अब क्या करना, आप अब इसको वापस से एक बार गो थ्रू करना, एक बार समझना, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब रेमेडीज क्या है? आपको याद है हमने पिलो कहीं पर रखा था जब हम वहां कर रहे थे, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी कर रहे थे ना, तब हमने पिलो रखवाया था कि दो लेग्स के बीच में, आपको याद आ रहा होगा, नॉक नीज के बीच में हमने पिलो रखवाया था ताकि नॉक नीज स्ट्रेट हो सके। ऐसे ही काइफोसिस के अंदर आपको कीप पिलो अंडर बैक वाइल स्लीपिंग, तो इस बार बैक पे रखना है। काइफोसिस में हमें खड़े खड़े पिलो रखना था, इसमें हमें लेटे लेटे पिलो रखना है। फिर क्या है? चक्रासन करो, स्विमिंग करो, होल्ड आर्म्स एट शोल्डर लेवल, यानी आर्म्स को शोल्डर लेवल पर ऐसे होल्ड करके रखना है, जिससे अगर कोई भी काइफोसिस है, आपको कोई भी कर्वेचर डिफॉर्मिटी है, वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है हमारा स्कोलियोसिस। वैसे इन चारों में से सबसे 3 जो मेन होते हैं वो यही होते हैं कि राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस और काइफोसिस, पर स्कोलियोसिस भी आपके सिलेबस में है तो हम वो भी करेंगे। स्कोलियोसिस भी आपको पता है, स्पाइन कर्वेचर डिफॉर्मिटी, स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम बेंड्स साइडवर्ड्स, रेज्ड हिप ऑफ वन साइड, एक साइड, एक आपके 2 हिप्स है तो एक हिप बहुत ऊंचा है, एक हिप बहुत नीचे है, मतलब इमेजिन करके ही हंसी आ रही है, पर चलो कुछ भी है। क्या क्या कॉजेज है? हेरिडिटी, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ लेग्स, आपका जो एक लेग है वो तो है जी 2 मीटर और एक है वो है 2.5 मीटर, तो बड़ा उस डिसबैलेंस के कारण भी चीजें हो जाती है। रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, आप बहुत गलत तरीके से पोस्चर से आप खड़े होते हो, तो एक स्टैंडिंग पोस्चर पर करेक्ट होना चाहिए। अब गलत स्टैंडिंग पोस्चर क्या होता है कि आपने एक नी तो नीचे से आराम से बैठी हुई है और एक पूरा नी स्ट्रेट कर रखा है, तो आपको ये रॉन्ग करेक्ट पोस्चर भी यहां पर दिख जाएगा, तो वो आपको नहीं अडॉप्ट करना।
डिजीजेस इन जॉइंट्स, अगर आपके जॉइंट्स में कोई दिक्कत है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, फिर स्कॉलियोसिस आपको हो सकता है। क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जिससे स्कॉलियोसिस ना हो? स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, आपको करेक्ट पोस्चर में खड़ा होना है, बैलेंस डाइट लेनी है, सूटेबल फर्नीचर यूज करना है, और लॉन्ग टाइम तक एक हाथ में वेट लेकर नहीं चलना है। तो एक हाथ में वेट लेकर क्या होगा कि वो वाली साइड ना हल्की हल्की झुकने लगेगी, फ्लैट फुट भी हो सकता है जिसके कारण भी डिसबैलेंस आ सकता है, स्कॉलियोसिस तब भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको हो गया है तो रेमेडीज क्या क्या है कि त्रिकोण आसन करो जी, अर्धचक्र आसन, बेंडिंग एक्सरसाइजेस आउटवर्ड्स और होल्डिंग हॉरिजॉन्टल बार्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हो जिससे आपको स्कोलियोसिस जो है वो खत्म हो सकता है। तो आई नो थोड़ा सा ये लेंदी है पर आसान है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ, खुद लिखो, कुछ भी मत करो, पर यार ये याद करो अच्छे से, और ये याद हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं ये याद हो जाएगा। और अब फाइनली हम वो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हम मतलब आपको ये टॉपिक ना थोड़ा ऑफ द हुक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ आपके सामने हो रहा है, बहुत कुछ इस सोसाइटी के सामने हो रहा है, और बहुत कुछ हमारी कंट्री में हो रहा है, बहुत कुछ इस वर्ल्ड में हो रहा है। तो वो चीज को हम आज एड्रेस करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। और टॉपिक क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, कि क्यों इतनी ज्यादा वुमेन नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, और कॉजेज फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, कि ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण जो नंबर है वो कम है। अगर आप ये टॉपिक बंद भी कर दोगे ना तो भी मुझे लगता है कि आपको 3-4 रीजंस तो खुद से ही निकल जाएंगे। थोड़ा जरा सोच के देखो, इस वीडियो को पॉज करो और अपने मन में सोचो कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण वुमेन की पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में कम है। चलो, आपने पॉज किया नहीं किया मुझे पता नहीं, पर अब हम फर्स्ट डिस्कस करने जाने वो है लेस फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पैसे हैं सब कुछ खर्च करने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए, पर फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, बी इट मेल बी इट फीमेल, नहीं मिलता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हम देखते हैं, अगर एक बार ओलंपिक्स जीत गया या फिर कोई भी अगर बहुत नेशनल इवेंट या इंटरनेशनल लेवल भी जीत गए ना, तो हमारे बॉक्सर्स, कबड्डी प्लेयर्स तो ऐसे सब्जियां बेच रहे होते हैं। मतलब सच में ये रियलिटी है, ठीक है। और अभी क्योंकि हम पर्टिकुलरली विमेन की बात कर रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल भी वैसे भी कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह नहीं मिलते इतनी ज्यादा जितनी मिलनी चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स विमेन पार्टिसिपेशन, अरे इनका तो घर का काम है ना, इनको तो घर का काम करने दो, ये कहां लड़ेंगी कहीं पर जाएंगी। तो जब तक हमारा ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, और मैं हमारा बोल रहा हूं सोसाइटी का नहीं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें जो सोसाइटी है हम ही तो बनाते हैं सोसाइटी को, तो जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, हम किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। लेस मीडिया कवरेज, आज भी अगर हमें कोई भी 6th-7th के बच्चे को बोलूं ना कि आप विराट कोहली को जानते हो या मिथाली को जानते हो, तो वो पक्का बोलेंगे मैं विराट कोहली को जानता हूं। कंपैरेटिवली मिथाली को कम लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम पर ही चेक कर लो यार विराट कोहली के फॉलोअर्स और मिथाली के। अब आप बोलोगे कि विराट कोहली बहुत पहले आए, पर फिर भी हमारे फीमेल प्लेयर्स के बारे में हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये तो चलो मिथाली एक बहुत कॉमन नेम हो गया है, पर अगर आप पूरी वुमेन क्रिकेट टीम आपको पता है कौन कौन है? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हम मीडिया में है ही नहीं कवरेज, मीडिया बोलते क्यों ही दिखाना, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। तो ये चीज है। लैक ऑफ एजुकेशन, वैसे ही आपको पता है लोग पढ़ाते ही नहीं है, बहुत सारे विलेजेस अभी भी हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज, बहुत ज्यादा पुराना माइंडसेट है लोगों का, और लगता है कि इसको पढ़ा के लिखा के फायदा ही क्या किसी लड़की को, इसको तो बाहर ही भेजना है ना, ये तो हमारा पराया धन है, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस, विमेन कोचेस है ही नहीं हमारे इंडिया, बहुत ज्यादा कम है कंपैरेटिवली। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कभी स्पोर्ट्स प्लेयर बन ही नहीं पाए, तो वो टाइम हमें शिफ्ट करना है। ये सारे कॉजेज हैं जिसके कारण विमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत कम है। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, जिस कंट्री में हर 16 मिनट में एक रेप हो जाता है, और मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये फोर्ब्स की ऑफिशियल रिपोर्ट है 2019 की, आप इसको चेक कर सकते हो। जिस कंट्री में हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है ना, आप उस कंट्री से एक्सपेक्ट करते हो कि उसके पेरेंट्स डरेंगे नहीं अपनी बेटी को बाहर कुछ भी भेजने के लिए? ऑफ कोर्स डरेंगे, ऑफ कोर्स। पर हमें सिखाना क्या है कि यार ये देखो कि वो लड़कियों की गलती नहीं है, वो लड़कों की गलती है। अब इसमें आप व्हाट अबाउटिज्म जरूर ला सकते हो कि यार लड़कों के साथ भी तो बुरा होता है, पर यार अगर हम ऐसे सोचने लग गए ना कि यार लड़कों के साथ भी तो होता है, तो हम कोई भी इशू कभी एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे, ना हम लड़कों का कभी ले पाएंगे ना हम लड़कियों का इशू। क्योंकि आज ये टॉपिक हम लड़कियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि पर्सनल सेफ्टी लड़कियों की बिल्कुल भी नहीं है, इतनी लैक है, इतनी कमजोर है कि हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है, और ये फोर्ब्स की ऑफिशियल रिपोर्ट है। हमारा वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स में जो रैंकिंग है ना हमारी लड़कियों के लिए, वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी पीछे है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो लड़कियों को ड्राइविंग भी नहीं अलाउड। सोचो इंडिया का उससे भी बुरा हाल है, तो कितना ज्यादा बुरा हाल है हमारी कंट्री का।
विमेन सेफ्टी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जिसके कारण वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती, और बहुत दुख होता है यार जब भी ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने को होता है, तो बहुत अंदर से गुस्सा भी आता है और बहुत बुरा भी लगता है। लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं हमारी लड़कियों के लिए, उनको कभी अवेयरनेस कराई नहीं जाती, लड़कों को भी नहीं करवाई जाती। हमारे तो पढ़ाई कर लो जी, बस नंबर लेकर आ जाओ जी, पर इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो क्योंकि हम लड़कियों का डिस्कस कर रहे हैं आज, तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स कल्चर की कमी है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है, तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा कम पार्टिसिपेशन है। नो प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आपने कभी देखी है कि कोई एक स्पेसिफिकली बस जो है वो जाए विलेज में स्पोर्ट्स पर्संस को, और जितने भी है, जितनी भी स्पोर्ट्स फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर है, उन्हें बोले कि हम आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हमारी कंट्री में ऐसा। पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास मर्सिडीज दिलाएंगे गवर्नमेंट के फंड से, कॉमन पब्लिक के फंड से सब कुछ दिलाया जाएगा, पर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए स्पोर्ट्स के अंदर तो कोई जगह ही नहीं है, उनको कोई प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। क्यों कोई उठ कर आएगा यार? उनको पता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज अगर मैं ओलंपिक्स में जीत भी जाता हूं, मुझे 1 साल तक याद कर लेंगे मैक्सिमम, उसके बाद तो मुझे खुद का देखना पड़ेगा। अगर मैं मेडल लेकर आ रहा हूं तो ठीक है, मैं लाइमलाइट में हूं, मुझे स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप सब कुछ मिल रही है, पर अगर मैंने ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद मेरा नामो निशान नहीं है, तो मुझे भूल जाएंगे लोग, मुझे याद भी नहीं करेंगे, ना मुझे गवर्नमेंट याद करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लड़कियां खुद भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि हम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ही उन्हें इस तरीके से मोल्ड कर देती है कि तुम नहीं कर सकते। पर क्या प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस नहीं है? अरे बिल्कुल है। हमें तो यही तो करना है हमारी जनरेशन को कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन्हें हटाना है। और शुरुआत कहां से करनी है? खुद से शुरुआत करनी है, अपनी फैमिली से शुरुआत करनी है। क्या क्या वेज है जिससे हम वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। पूछो अपनी बहन से जाकर, पूछो अपनी मम्मा से जाकर, कैसे क्या सपने थे अगर उनकी शादी ना हुई होती तो, या फिर अगर उन्हें कुछ सोसाइटी कुछ ना बोलती तो वो क्या करना चाहते थे। तो ऐसे करके हमें उनको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए, उनको प्रूव करना चाहिए। स्कॉलरशिप्स एंड रिवॉर्ड्स टू डिजर्विंग फीमेल एथलीट्स। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी आपसे वोट मांगने आए बड़े होकर, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करना अपनी सोसाइटी के लिए कि हमारे लिए इसमें क्या है। तो हमेशा उस प्रोपेगेंडा से हमें देखना चाहिए कि इसमें हमें क्या बेनिफिट है, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर को, हमारी जनरेशन को क्या फायदा है, और क्या हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर जो हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट दिलाते हैं बाकी कंट्रीज में जाके इंटरनेशनल लेवल पर, क्या उन्हें कोई भी रिस्पेक्ट मिल पा रही है? क्या उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज है? क्या विमेन स्पोर्ट्स प्लेयर्स को इतनी रिस्पेक्ट मिल पा रही है? क्यों नहीं मिल पा रही है? उनको शेयर करना, उनको रीट्वीट करना, उनकी स्टोरीज लगाना, मेरे ख्याल से तब हम जाकर इस कंट्री की वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, इस कंट्री की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं और कॉन्फिडेंस को वापस दिला सकते हैं। अगर हमें एक प्रॉमिसिंग जॉब एंड करियर मिले कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर को, फीमेल को, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जो अपने आप को रोक पाएगा और डिजर्विंग होगा कि वो आए ना इस गेम में। जरूर आएंगे लोग। तो सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। पूरे सोसाइटी में ना बोल पाओ ना, तो खुद के माइंडसेट में ये बोलना है। अपनी फैमिली, कोई भी बात कर रही हो, बिना धड़के, बिना डर किए, आई नो फ्लाइंग चप्पल, थप्पड़ सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर सच बोलने से यार घबराना नहीं चाहिए कभी भी। सच बोलने से कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी भी नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज आनी चाहिए, अच्छी अच्छी पॉलिसीज आनी चाहिए जो इन चीजों पर, स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, लड़कियों के अंदर भी अवेयरनेस फैलाए। गुड कोचिंग्स होनी चाहिए, गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, लड़कों को समझाकर, ना कि लड़कियों को डराकर धमकाकर। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें लाना होगा। चाहे आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं भी हो, कोई भी गलत प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व नहीं हो, पर अगर आप देख रहे हो, उस वीडियो को देख रहे हो, उस कोई भी चीज को देख रहे हो, और अगर आप अपनी वॉइस नहीं उठा रहे हो, सोचो यार आपके सोशल मीडिया पर 200-300 फॉलोअर्स तो होंगे ना, 200-300 फ्रेंड्स होंगे, कहीं पर भी होंगे, 5 दोस्त होंगे व्हाट्सएप पर। अगर आप उनके बीच में भी आज तक आपने कोई बातचीत नहीं करी है ना, तो आपको करनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ करनी चाहिए, कहीं पर भी करनी चाहिए, पर जरूर करनी चाहिए जो भी आपको सही लगता है। मुझे लगता है ये है असली वॉइस, ये है असली इंडिया। मोटिवेशन फ्रॉम पेरेंट्स, और पेरेंट्स से बड़ी मोटिवेशन कोई कुछ हो ही नहीं सकती। आज अगर हमारे पेरेंट्स बस हमें ये बोल देना कि मुझे पक्का विश्वास है तू कर लेगा, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप कर लोगे। तो मुझे लगता है ये पेरेंट्स भी मोटिवेट करना चाहिए, और कोई कुछ ना करे, हमें खुद को मोटिवेटेड और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जो भी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बहन है, आपकी मम्मा, यार कोई भी है, उन्हें मोटिवेट करो, कॉन्फिडेंस दिलाओ, उनके बारे में सोचो, वो भी कुछ चाहते हैं आपसे। वेल, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर फाइनली। और हमेशा वो जोकिंग वे में मैं नहीं बोलता हूँ कि एंड ऑफ द चैप्टर हो गया है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा चीजें आती रहेगी और हम डिस्कस करते रहेंगे। नाउ अब ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है, पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है? नोट्स डाउनलोड करना है, याद करना है।
ठीक है, एक जिंदगी 100 ख्वाहिशें एक एक पूरी करेंगे, वैसे ही 10 चैप्टर, 5वां चैप्टर खत्म हुआ है, एक चैप्टर अच्छे से याद करना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपका मन करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपका मन करे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप इस चैनल को सीबीएसई विनर्स जो आपका ही चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।